देखो क्या आज हम लोग पढ़ेंगे रक्तचाप, है ना। कितना लगा है ना। क्या है रक्तचाप, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रक्तचाप, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर, नहीं है ना। कोई कहता है ना कभी कभी कि ब्लड प्रेशर मत ज्यादा बढ़ाओ, है ना। तो वही होता है रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है, ठीक है। तो रक्तचाप किससे मापा जाता है ना। तो रक्तचाप क्या होता है समझेंगे कि शरीर में रक्त जब प्रवाह होता है ना, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर, जो नस है उन नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, रक्तचाप। यानी जब रक्त प्रवाह होगा तो उस रक्त के प्रवाह के कारण जो हमारी नस है, नस के दीवारों पर जो दाब पड़ेगा ना, किसका दाब, रक्त का, है ना। तो उस रक्त के दाब को हम कहते हैं रक्तचाप कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, रक्तचाप या रक्त दाब। किससे रक्त प्रवाह मतलब दबाव पड़ता है, रक्त को द्वारा, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा, है ना। समान प्रकुंचन जो दाब होता है ना, लगभग 120 mm या 80 mm होता है, यानी पारा, है ना। अब देखो रक्त दाब जो है ना, सामान्यतः मनुष्य में कितना होता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर 120/80। 120 और 80 के बीच होना चाहिए उसका रक्तचाप। अगर 120 से बढ़ गया, है ना, तो उसको हम 120 से जब बढ़ गया तो वो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, यानी बीपी आपका बढ़ा हुआ है। और 80 से कम गया तो आपका बीपी घटा हुआ है। अगर 120 और 80 के बीच में है, यानी 116, 115, तो आपका बीपी सामान्य है। आ रही बात समझ में। तो नोट, रक्त दाब, समान प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120/80, याद रखिएगा। रक्त दाब जो है ना वो किस यंत्र से मापा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। आपसे पूछेगा कि रक्त दाब किससे मापा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर कौन कौन देखा है, डॉक्टर के पास नहीं देखते बीपी चेक करने वाला, देखो ऐसे फुलाता है पुचका की तरह, वही ना होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। उसी से क्या चेक किया जाता है, बीपी, है ना। जब बीपी बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन, बात समझिए, जब बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन। जब बीपी बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, वो हाइपरटेंशन। इस स्थिति में बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी 140 हो गया कि नहीं। देखिए 120 से बीपी बढ़ गया ना तो हाइपर टेंशन, यानी हाई बीपी हो गया, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। इस स्थिति में हम एटेनॉल का प्रयोग करके हम इसको क्या कर सकते हैं, बीपी को घटा सकते हैं, एटेनॉल का प्रयोग करके, है ना। जब बीपी घट जाता है, जब घट जाएगा उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, बढ़ जाएगा हाइपरटेंशन, घट जाएगा हाइपोटेंशन। बढ़ जाएगा बीपी तो हाइपरटेंशन, और घट जाएगा बीपी तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। इस स्थिति में बीपी क्या हो जाता है, 90/60। देख लीजिए बीपी घट गया है, कितना हो गया है, 90/60। अब बताइए 90 हो गया और 60, यानी 80 से नीचे चलाया कि नहीं चलाया। तो जब 80 से नीचे चलाया तो हाइपोटेंशन, जब बीपी बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ा हुआ है, घटाने के लिए हम एटिनॉल का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में। जब नसों की दीवारों पर जो रक्त का दबाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, हम रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब को किससे मापा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो समानतः रक्त प्रकुंचन कितना होता है, रक्त दाब 120/80। आ रहा है बात समझ में, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत इतना। तो इसको हम क्या कहेंगे, लो बीपी, यानी बीपी क्या हो गया है, लो हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखिए अगला है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है प्रश्न, समझिएगा। अब इस चैप्टर का कुछ प्रश्न है, इसमें से
5 नंबर का 3-4 क्वेश्चन जो छूटा हुआ है प्रकाश संश्लेषण को लेकर वो हम लिखवा देंगे, है ना। क्वेश्चन जब हम लिखवाएंगे ना उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे, उस समय डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दे। अब हमारा चैप्टर जो है ना जैव प्रक्रम खत्म हो गया है। अब इसका कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले 2 नंबर का लिखवाएंगे, फिर 5 नंबर का हम प्रश्न लिखवा देंगे। पहला प्रश्न की ओर हम करते हैं तो कहता है क्या, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन जो है ना की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, यानी पर्याप्त नहीं है। यानी हम लोग कैसा प्राणी है, बहुकोशिकीय, है ना। बहुकोशिकीय कौन होता है, जैसे हम लोग हो गए कुत्ता, बिल्ली, सियार, बंदर, चिंपांजी, जो भी है, भालू, शेर, बाघ, चीता, है ना, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय प्राणी है। गाय भैंस तो गायो है, भैंसियों है, सब बहुकोशिकीय है। तो बहुकोशिकीय प्राणी कहते किसको, सबसे पहले बहुकोशिकीय वैसा प्राणी होता है जिसमें उसका शरीर की रचना जो है ना वो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, वो बहुकोशिकीय प्राणी। जैसे हम लोग का शरीर बहुत सारी रचनाओं से मिलकर, नाक है अलग, कान है अलग सुनने के लिए, खाने के लिए मुंह है, स्वाद के लिए जीभ है, जीभों पर स्वाद कलिका है, उसमें लार है, एंजाइम है, पेट के अंदर चल जाओ तो आमाशय है ना, बहुत सारा हमारे अंदर पार्ट्स है ना। तो हम लोग कैसा जीव है, बहुकोशिकीय। एक होते एक कोशिकीय जीव जो एक प्रकार के कोशिका, एक ही कोशिका से बना होता है, तो हम लोग कैसा जीव है, बहुकोशिकीय। तो हम लोगों में ऑक्सीजन हमें चाहिए, ऑक्सीजन हमें, तो ऑक्सीजन को लेने में हम लोग जो है ना विसरण क्रिया से हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है अच्छा से, ये अपर्याप्त है हम लोगों में। विसरण की क्रिया से ऑक्सीजन प्राप्त करने में हम लोग अपर्याप्त है हम लोगों में, यानी विसरण क्रिया से हमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, कैसे, है ना, वही क्वेश्चन है। लिखेंगे बहुकोशिकीय जीवों की रचना बहुत क्या होता है, जटिल। सही बात है कि नहीं, बहुकोशिकीय जीवों की रचना कैसा होता है, जटिल होता है। अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमारे जितने अंग हैं सभी को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन की आवश्यकता के बिना हमारा शरीर का एक भी अंग काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन को शरीर के पूरे अंगों तक कौन पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है। इतना बार बार भूल जाता है सब जी, एग्जाम में क्या लिखोगे, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अन्य अंगों तक कौन पहुंचाता है, रक्त, यानी खून के माध्यम से जो विसरण की क्रिया पूरी नहीं हो सकती है, और यह ऑक्सीजन पहुंचने में विसरण की क्रिया पूरी नहीं कर सकती। हम लिखेंगे क्योंकि हम लोग कैसे प्राणी है, बहुकोशिकीय प्राणी है, हम लोगों में ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है ना, प्रत्येक अंगों को काम करने में ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसीलिए विसरण की क्रिया अपर्याप्त है, यानी वो पूरी नहीं कर सकती है। विसरण क्या है अगर पूछ दे तो दो पदार्थों के कण, जब दो पदार्थ है वो दो पदार्थ के कण जब स्वतः आपस में मिलते हैं ना, वैसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण। जैसे दो पदार्थ कौन कौन, मान ले एक भरे पानी, पानी से एक ले लो बीकर, क्या ले लेंगे, बीकर, यानी पानी और स्याही, पानी और स्याही, जब स्याही का एक बूंद हम पानी में डालेंगे तो स्याही का बूंद जो है ना पानी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और यही फैलने की जो क्रिया होती है ना वो क्या होता है, विसरण होता है। फैलने की क्रिया क्या होती है, विसरण। बात समझिएगा, जब हम पानी में हम स्याही को डालेंगे, एक ही बूंद स्याही को, तो पूरा पानी में स्याही क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण की क्रिया कहते हैं। अगर विसरण आपसे पूछे कि विसरण किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे कि दो कणों को स्वतः आपस में मिल जाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि कोई वस्तु सजीव है, क्या है, सजीव, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण जो है ना करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे, कैसे बताएंगे कि कोई वस्तु सजीव है, यानी जैव है, जैव, सजीव या लिविंग हम लिखवाए है ना। तो सजीव किसको हम कहते हैं, जिसमें जान हो, जिसमें जान हो, जिसमें चलन हो, पोषण हो, श्वसन हो, ये सब क्या है, सजीव। तो हम उस किस मापदंड का प्रयोग करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है, यानी सजीव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे कि वह क्या है, सजीव है, हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले सजीव जो है ना वस्तु,
और निरंतर क्या रहता है, गति करता है। यानी सजीव वस्तु हमेशा क्या करता है, गति करता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है? यानी सजीव वस्तु हमेशा क्या कर रहा है, निरंतर गति, चाहे वह सुस्त अवस्था में ही ना हो क्यों। अब समझ में आ रहा है, सुस्त अवस्था का मतलब क्या है, कोई वस्तु सजीव है चाहे वह सुस्त अवस्था में क्यों ना हो। जैसे पेड़ पौधा, पेड़ पौधा क्या है, सजीव, लेकिन सुस्त अवस्था में चल रहा है पेड़ पौधा, एक जगह है, सुस्त है, वो सुस्त अवस्था में है, बट वो क्या है, सजीव, लेकिन बाहरी रूप से वह स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन बाहर से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वो चल रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है कि नहीं। पेड़ लगाते हो छोटा, बढ़ के हो जाता है बड़ा, भले सुस्त अवस्था में है लेकिन बाहरी से आपको दिखाई देगा कि वह क्या है, गति में है, यानी वह निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आज आप लगा के जाओगे और दिल्ली पंजाब कहीं भी चल जाओ तो 3 साल के लिए घर छोड़ दो, 3 साल के बाद आओगे तो जितना बड़ा पेड़ लगाओगे उतने बड़ा दिखाई देगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। और ज्यादा देखना है तो लौका, भिंडी, लौका, भतुआ, कोहरा ये सब लगा दो ना, तनी को लगाता है, देखो 2 महीना में लगता कितना बढ़ जाता है ना। उनके अंदर जो है ना अणु क्या होता है, गतिशील रहता है, इससे उनके जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कैसे वह सजीव है। सजीव इस तरह से है क्योंकि सजीव वस्तु हमेशा क्या करता है, गति करता है। अगर वह सुस्त अवस्था में ही होता है ना तो उसका बाहरी रूप, बाहरी से आप देखने पर आपको पता चलता है कि वह वस्तु क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वह गतिशील है। उनके अणु क्या होते हैं, अंदर का अणु गतिशील रहते हैं, इससे उनके जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कोई जीव है, कौन कौन से कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। देखो, जिस तरह से खाना बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री का उपयोग हम करते हैं, उसी तरह से जीव जंतु भी है, अपना पोषण के लिए कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। पुआ बनाना है, कच्ची सामग्री लगता है ना जी। पुआ में क्या क्या लगता है, कोई मैदा में बनाता है, कोई आटो में बना देता है। सूजी, अच्छा मैदा से, सूजी से बनता है मैदा, तो हम पुआ बनाते हैं, हमरा पता है। मैदा, सूजी, चीनी, तेल, रिफाइन, पानी, ये सब क्या है, कच्ची सामग्री है। हाँ, दूध हो चाहे दही हो चाहे घी हो, कुछ हो, वो सब क्या है, कच्ची सामग्री है। तो कच्ची सामग्री का उपयोग क्या क्या है कि जीवों की शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। बाहर से कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है क्या, जीवों की शारीरिक वृद्धि के लिए। यानी जीवों के शरीर में, शरीर की वृद्धि के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए। पहले तो भोजन, भोजन काहेला, शक्ति प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या चाहिए, जल, जल किस लिए, भोजन के सही पाचन के लिए। अगर जल नहीं मिलेगा तो भोजन पचेगा नहीं, है ना, इसके लिए। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस लिए जरूरी है कि भोज्य पदार्थ का जो विखंडन है ना, भोजन जाता है तो उसको तोड़ता कौन है, ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया होने के लिए मुख्य भूमिका हीरो कौन है वहां पर, ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तुम्हारा भोजन नहीं टूटेगा। यानी भोजन का विखंडन, और भोजन का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगला क्या है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किस प्रक्रम का आवश्यक मानेंगे। यानी जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किस प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। तो समझिए, अनेक जैविक क्रियाएं, अनुरक्षण मतलब समझते हैं, मेंटेनेंस, यानी शरीर का जो टूट फूट हो जाता है उसको जोड़ने का जो काम करता है, यानी मेंटेनेंस करने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुरक्षण। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए यानी शरीर के मेंटेनेंस के लिए
आप किस प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे, यानी हमारा जो शरीर है उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम किस प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। तो अनेक जैविक क्रियाएं जैसे जीवन की अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। जैसे क्या क्या आवश्यक है हमारे जीवन की मेंटेनेंस के लिए। तो पहले तो पोषण। पोषण क्या है, हम किसी भोज्य पदार्थ को जब अंदर लेते हैं, आ रही बात समझ में, जब हम किसी भोज्य पदार्थ को अंदर लेते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन से विघटित होकर टूट जाता है, और टूटता है तो हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है ना। तो वही जो क्रिया है ना वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो पहले तो पोषण, फिर उसके बाद शोषण, फिर उसके बाद उत्सर्जन यानी बाहर निकालना। ये सब क्या है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। यानी जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, निम्नलिखित है, वो क्या है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन इत्यादि। कोई दिक्कत समझने में, समझ आ गया जी? कोई दिक्कत है बताओ क्वेश्चन में? नहीं ना, याद हो जाएगा। चलो सेव कर लो।